देखा जाए 200 सदी पहले ही इसके देवनागरी लिपि जो था, एक नागरी लिपि के पाठ का नाम जो लिखा गया आपके गुणाकर मूल्य लिखे है, ठीक ना। ये नागरी लिपि जो आपको दिखाया गया है, ये देवनागरी लिपि के नाम से इसे जाना जाता है। इसी देवनागरी लिपि में आपको और सभी भाषाएं लिखी जाती है, जैसे आपके हिंदी है, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, गुजराती हो गया, सब के सब इसी की देन होती है। किस भाषा की? आपके देवनागरी लिपि के ही द्वारा ये सभी के सभी भाषाएं आपको लिखी जाती है, ठीक है ना। आपके बांग्ला जो भाषाएं जो होती है इसी देवनागरी लिपि के बहन के नाम से जानी जाती है। तो आपका पाठ में प्रश्न पूछेगा कौन सी ऐसी भाषा है जिसे आपको देवनागरी लिपि की बहन के नाम से जाना जाता है, तो आपका बांग्ला होता है जिसे देवनागरी लिपि की बहन के नाम से जाना जाता है। ये तमिल भाषाएं हो गई, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सभी के सभी जो होता है ये ब्राह्मी लिपि से लिया गया है। ये सभी के सभी ब्राह्मी लिपि से लिया गया है। ये सभी के सभी देवनागरी लिपि से। कौन कौन? हिंदी हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, गुजराती हो गया, सबके सब ये देवनागरी लिपि से। ये आपका हो गया जो तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, सबके सब ब्राह्मी लिपि से, ठीक है ना। ये कहा जाता है कि प्रारंभिक लेख में आपको दक्षिण भारत में इसे देवनागरी लिपि को नंदी नगरी के नाम से जाना जाता था। पाठ में इतना इस विशेष ना ही, पाठ आपका बहुत छोटा सा है, बहुत कम प्रश्न वाला ये पाठ है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो होगा आपके ढंग के बहुपद बहादुर, ठीक है ना। ये प्रारंभिक लेख में आपको दक्षिण भारत में इसे देवनागरी लिपि को नंदी नगरी के नाम से जाना जाता था, और इसे उत्तर भारत में इसे देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता था। इस नागरी लिपि को उत्तर में आपको देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता था, ऐसे दक्षिण में नंदी नागरी के नाम से जाना जाता था। ये कहा जाता है कोंकण के लेख जो है आपके राष्ट्रकूट विजयनगर के शासकों का लेख जो है इस सब के सब किस भाषाओं में लिखा गया था? नंदी नागरी लिपि में, यानी कि दक्षिण भारत में इसे नंदी नागरी लिपि में बोला जाता था। तो उसी भाषा में विजयनगर के शासक जो थे अपने लेखन का प्रयोग करते थे, तो नंदी नागरी लिपियों में करते थे, ठीक है ना। 11वीं शताब्दी में सिक्के पर लिखने का प्रचलन चालू हुआ। आप देखे होंगे सिक्के पर इस तरह से दिखाई देते होंगे। तो सिक्के पर लिखने का प्रचलन जो चालू हुआ आपके नागरी लिपि के माध्यम से ही चालू हुआ, ठीक है ना। आपके सिक्के पर पहले के ज़माने में सिक्के जो लिखे जाते थे वो सबके नागरी लिपि पर लिखे गए हैं, ठीक है ना। आपको देखेंगे अकबर ने राम सीता की तस्वीरें बनाकर, राम सीता जो लिखे थे उसने ये जो बनाए थे आपको देवनागरी लिपि में ही, यानी कि नागरी लिपि में इसका प्रस्तुतन किया। किसने? अकबर ने। तो एक बात आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने राम सीता की तस्वीरें और उसको लिख कर उसे नागरी लिपि में प्रस्तुत किया? तो वह था आपका अकबर, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। उत्तर भारत में नागरी लिपि को आपको देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता था, और दक्षिण भारत में इसे नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 8वीं-9वीं सदी के प्रसार में देवनागरी लिपि जो था पूरे देशों में फैल गया। तो बात पूछ सकता है कि किस सदी में पूरे देश में नागरी लिपि जो था विस्तार कर गया? तो 8वीं से 9वीं सदी के बीचों में पूरे देश में क्या हो गया? विस्तार कर गया, फैल गया। ये कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, यानी कि आपके जो नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि, इसको उत्पत्ति का स्रोत कहाँ से था ऐसा क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ से रियलिटी में हुआ है। कोई कहता है कि गुजरात से हुआ है, तो कोई कहता है पटना से हुआ है, तो कोई कहता है काशी से हुआ है। इसका कहा जाता है गुजरात के नागर जो ब्राह्मण थे वहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है आपके नागरी लिपि का। कोई कहता है कि आपको काशी जो आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है तो काशी से, हाँ बनारस वही काशी से, तो कहता है कोई कि काशी से जो आपके उत्तर प्रदेश जो काशी है उस काशी को देवों के नगरी के नाम से जाना जाता है, जिससे इसे देवनागरी लिपि यहीं से शुरुआत हुई थी, उत्पत्ति यहीं से हुआ था। यहाँ पर आपको एक लिखा गया, एक आपको ग्रंथ एक लिखा गया है पदताधिकतम, एक ग्रंथ है। इससे कहा जाता है कि ये जो आपके पटना के नगर से आपको इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति? नागरी लिपि का। तो नागरी लिपि को पूछ सकता है कि आपके इसका नागरी लिपि का विस्तार कहाँ से हुआ, यानी नागरी लिपि का शुरुआत कहाँ से उत्पत्ति? तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई कहता है गुजरात से है, तो कोई कहता है काशी से है, तो कोई कहता है पटना से। तो इस तरह से बोलना होगा तो बोल दीजिएगा तीनों के, और कह दीजिए कि यहाँ पर कोई इसका रियलिटी में इसका विस्तार मालूम नहीं है। ये कहा जाता है कि श्रवण बेलगोला जो आपका कर्नाटक में यहाँ पर गुप्तेश्वर मंदिर होता है, यहीं पर इसका पूजा किया जाता है। श्रवण बेलगोला में आपको एक कर्नाटक में आपको गुप्तेश्वर का मंदिर है, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी यात्री थे और विदेश से आए थे, और ये उन्होंने कनौज पर आक्रमण किया और वहाँ पर शासन करने की कोशिश की। तो बात याद रखिएगा, बात आपसे पूछ सकता है कि नागरी लिपि में कौन से ऐसे विदेशी थे जिन्होंने भारत में यहाँ पर आए थे? तो आप कहते थे कौन? गुर्जर प्रतिहार। क्या करने के लिए? तो कनौज पर आक्रमण करने के लिए। एक बात याद रखिएगा, कहिएगा कोई बात आपसे पूछ सकता है कि नागरी लिपि जो थी देवनागरी लिपि, इसके प्रचलन में स्थिरता कैसे आ गई, इनका विस्तार धीरे धीरे घटते कैसे गया? इसका विस्तार तब घटते गया जब इसका टाइप राइटर ज़्यादा से बनने लगे और इसके पुस्तकें छपने लगी, तब जाकर देवनागरी लिपि जो था धीरे धीरे इसका विस्तार घटने लगे। यही प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछ सकता है कोई कि देवनागरी लिपि जो है उस देवनागरी लिपि के विस्तार कम होने, मतलब स्थिर होने का कारण क्या था? तो टाइप राइटर बनना
और पुस्तकें छपना, दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए आपसे पूछ सकता है कि राम सीता की तस्वीरें सिक्के पर बना कर उसके लिखने का प्रचलन देवनागरी लिपि में कब कौन किया था, तो था आपका अकबर किया था, ठीक है ना। ये पाठ में बस यही था सारांश, लेकिन ज़्यादा पाठ बहादुर उलमा बताते हैं, ठीक है ना। बंगला लिपि भी नागरी लिपि की पुत्री नहीं बहन के समान है। नागरी लिपि की एक और विशेषता यह है कि दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि जितनी भाषाएं हैं, इनकी उत्पत्ति नागरी लिपि की तरह ही ब्राह्मी लिपि से हुई है। प्राचीन काल में पोथियां लिखने के लिए भी नागरी लिपि का ही प्रयोग होता था। दक्षिण भारत के राजेंद्र जैसे महाप्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर और 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी में ही अंकित है। मोहम्मद गजनवी के भी तख्तसाली के सिक्कों पर जो लाहौर में ढाले गए थे नागरी लिपि में अंकित है। मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर सूरी आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द ही खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने भी जो चलवाया था उस पर राम सीता की आकृति और राम सिया शब्द नागरी में ही अंकित करवाए थे। नागरी लिपि को नागरी, देवनागरी, नंदी नागरी भी कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था। विद्वानों का मानना यह है कि काशी को देवनागरी भी कहते थे, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि पाटलिपुत्र को भी नगर कहते थे, इसी कारण कहीं नागरी नाम पड़ा होगा। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेख में जिस लिपि का प्रयोग किया उसे नंदी नागरी भी कहते हैं। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु लिपि में मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि वैदिक साहित्य भी नागरी में ही लिखा गया होगा। पूरे भारतवर्ष में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं की भी उत्पत्ति हुई है। नागरी लिपि देवनागरी लिपि में लिखा गया निबंध है। यह लिपि अति प्राचीन है, लगभग 2 सदी पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप में इसी लिपि में पुस्तकें छपने लगी, अतः इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। देवनागरी का संबंध लेखक ने कई भारतीय लिपियों से बताया है। संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। इस लिपि से गुजराती, बंगाली आदि लिपि संबंधित है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शास्त्रों में अपने लेखों की लिपि को नंदी नागर कहा है। महाराष्ट्र में नंदी नगर प्रसिद्ध थे, वहाँ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। इसी प्रकार नागरी या देवनागरी लिपि भारत की उत्कृष्ट, प्राचीन और सुगम लिपि है। इसका प्रयोग सारे देश में अनेक शिलालेखों, ताम्रपत्रों, राज्य क्षेत्रों आदि में हुआ है। सब तो सही है, मतलब कि नागरी लिपि में सब हो सब वे बतले बाकी क्या है